हेलो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अब तक की कहानी में हमने पढ़ा कि जयपुर में कार्तिक और हर्षिता शाम को पहनने वाली ड्रेस को लेकर लड़ते हैं तो रानीसा के समझाने पर कार्तिक उनकी बात को मना नहीं कर पाता और पार्टी में ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने के लिए तैयार हो जाता है। और दूसरी तरफ विजयगढ़ में देव ने हर्षित के सारे कपड़े पहनकर देख लिए थे लेकिन उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। तो एकांश उन दोनों के लिए पार्टी में पहनने के लिए किसी से कहकर नए कपड़े मंगवाता है और अपने कमरे में जाकर ऐश्वर्या को याद करने लगता है। अब आगे शाम को जयपुर में आज पूरे जयपुर को सजाया गया था। सभी को राजा की तरफ से कपड़े और मिठाइयां दी गई थी। महल में चारों तरफ सिर्फ लोगों का शोर था जो महल की सुंदरता और राजकुमारी की बातें कर रहे थे। राजस्थान के सभी राज परिवार और राज्य के राजकुमार आए थे और बड़े बड़े बिजनेस भी आए थे। सभी महल की सुंदरता और वहां के लोगों के व्यवहार से खुश दिख रहे थे। जयपुर के राजा जय प्रताप सिंह राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत के राजा है। नीचे हॉल में सभी अपने मेहमानों की खातिरदारी में लगे हुए थे, लेकिन राजा जय सिंह की नजर बार बार दरवाजे की तरफ ही जा रही थी। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे उन्हें किसी के आने का इंतजार हो। नीचे हॉल में सभी अपने मेहमानों की खातिरदारी में लगे हुए थे, लेकिन राजा जय सिंह की नजर बार बार दरवाजे की तरफ ही जा रही थी। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे उन्हें किसी के आने का इंतजार हो। दूसरी तरफ जोधपुर में विक्रम गुस्से से लाल होकर अपनी कुर्सी पर बैठा है। वो बार बार राघवेंद्र की बातें याद करके गुस्से से पागल हो गया था। विक्रम गुस्से में चिल्लाकर कहता है, तुम वापस तो आ गई हो लेकिन अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हो, क्योंकि तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। जो काम 20 साल पहले अधूरा रह गया था वो अब पूरा होगा। तभी पीछे से विक्रम की पत्नी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, आप शांत हो जाए, ज्यादा गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। विक्रम जैसे ही पीछे पलटकर देखता है तो शॉक हो जाता है और कहता है, ये आप इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है? तो वंदना शातिर हंसी हंसते हुए कहती है, जयपुर। जिसे सुनकर विक्रम का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो गुस्से में कहता है, आप हमारे दुश्मन के यहाँ कैसे जा सकती है? तो वंदना कहती है, क्योंकि हम भी उसे देखना चाहते हैं जिसने 20 साल से हमारे लोगों और हमारी आंखों में धूल झोंक कर रह रही है। तो वंदना कहती है, क्योंकि हम भी उसे देखना चाहते हैं जिसने 20 साल से हमारे लोगों और हमारी आंखों में धूल झोंक कर रह रही है। विक्रम को उसकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। तो वंदना उसे भी तैयार होने का बोलकर वहां से चली जाती है। अपनी पत्नी के चेहरे की शातिर मुस्कान देखकर विक्रम समझ गए थे कि जरूर उसके दिमाग में कोई प्लान है। सोचकर वो भी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। जयपुर में ऐश्वर्या अभी तक तैयार नहीं हुई थी। वो अपने कमरे में बैठी लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है। जब ऐश्वर्या दरवाजे की तरफ देखती है तो वहां संध्या जी खड़ी थी। संध्या जी कमरे में आते हुए ऐश्वर्या से प्यार से कहती है, ऐश्वर्या बेटा, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? तो ऐश्वर्या अपना लैपटॉप बंद करके बेड पर रखते हुए कहते हैं, वो माँ, हमारा कुछ काम था तो हम बस वही कर रहे थे। तो संध्या जी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, कोई बात नहीं, हम तो आपको ये बताने आए थे कि नीचे आने से पहले आप हमारी कुल देवी के मंदिर हो आइए। तो ऐश्वर्या कहती है, लेकिन माँ, हमें नहीं पता हमारी कुल देवी का मंदिर कहाँ है। तो ऐश्वर्या कहती है, लेकिन माँ, हमें नहीं पता हमारी कुल देवी का मंदिर कहाँ है। तो संध्या जी कहती है, आप इसकी चिंता मत करिए, हर्षिता आपको मंदिर ले जाएगी। संध्या जी इतना बोल ही पाई थी, कमरे में हर्षिता और कार्तिक आ जाते हैं। हर्षिता ने दोनों की बातें सुन ली थी, इसलिए वो ऐश्वर्या से कहती है, चलिए दीदी, हम आपको हमारी कुल देवी के मंदिर लेकर चलते हैं। तो कार्तिक एक्साइटेड होकर हर्षिता से कहता है, मैं भी चलूंगा आप दोनों के साथ। तो संध्या जी कहती है, ठीक है, तो आप तीनों अभी निकल जाए वरना आपको वापस लौटने में टाइम लगेगा।
तो हर्षिता ऐश्वर्या का हाथ खींचकर अपने साथ ले जाती है। थोड़ी देर में तीनों ही कुलदेवी के मंदिर के बाहर खड़े थे। तभी हर्षिता अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहती है, अरे हम तो प्रसाद लेना भूल ही गए। फिर वो ऐश्वर्या को मंदिर के अंदर जाने का कहकर कार्तिक को अपने साथ प्रसाद लेने ले जाती है। फिर वो ऐश्वर्या को मंदिर के अंदर जाने का कहकर कार्तिक को अपने साथ प्रसाद लेने ले जाती है। हर्षिता जब मंदिर पहुंचती है तो वहां इस समय थोड़ी भीड़ थी क्योंकि शाम का समय था। ऐश्वर्या मंदिर के अंदर जाकर कुलदेवी को प्रणाम करती है, फिर वही थोड़ी पास में बैठ जाती है। तभी मंदिर के बाहर एक रोल्स रॉयस कार आकर रुकती है। उसमें से एक बहुत हैंडसम लड़का बाहर उतरता है। उसने डार्क ग्रीन कलर की राजशाही पोशाक और पगड़ी पहन रखी थी जिसमें वो किसी राजा की तरह लग रहा था। वो गाड़ी से उतरकर मंदिर के अंदर जैसे ही जाने वाला होता है तभी पीछे से आवाज आती है, बड़े भैया हम प्रसाद लेना तो भूल ही गए। तो हर्षित कहता है, एक काम करते हैं, मैं और देव प्रसाद लेकर आते हैं, जब तक तुम मंदिर में रुको। कहकर बिना एकांश की बात सुने दोनों वहां से प्रसाद लेने चले जाते हैं। तो एकांश भी मंदिर के अंदर चला जाता है। एकांश जैसे ही मंदिर के अंदर पहुंचता है वहां के सभी लोग एकांश को बड़ी ही इज्जत के साथ देख रहे थे। लड़कियां तो एकांश को देखकर कह रही थी, ये कितने हैंडसम है। तभी दूसरी लड़की कहती है, लगता है ये कहीं के राजकुमार है। लड़कियां तो एकांश को देखकर कह रही थी, ये कितने हैंडसम है। तभी दूसरी लड़की कहती है, लगता है ये कहीं के राजकुमार है। सभी एकांश की बातें कर रहे थे लेकिन एकांश सभी को इग्नोर करके मंदिर के अंदर चला जाता है। कुछ समय पहले एकांश, देव और हर्षित तीनों तैयार होकर विजयगढ़ से अपनी कार से जयपुर के लिए निकलते हैं। कुछ देर में तीनों जयपुर पहुंच जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुल देवी का मंदिर दिखता है तो एकांश उन्हें मंदिर में कार रोकने का बोलता है। प्रेजेंट टाइम एकांश जाकर माता के सामने प्रणाम करता है। तभी उसे वही पास में बैठी एक सुंदर लड़की दिखती है जिसने सिंपल व्हाइट लहंगा पहना था। उसके साथ उसने हाथों में सफेद चूड़ियां पहन रखी थी जो उसके हाथ हिलाने से शोर कर रही थी। पैरों में पायल, उसके कमर तक लंबे बाल जो उस लड़की के चेहरे को कवर कर रहे थे। उसकी सादगी से भरी उसकी खूबसूरती देखकर एकांश के दिल की धड़कनें बढ़ गई। उसे अपने दिल में एक सुकून सा महसूस हो रहा था। एकांश अपने मन में कहता है, कौन हो तुम, कहकर वो ऐश्वर्या की तरफ उसका चेहरा देखने के लिए बढ़ जाता है। जी ये कोई और नहीं, हमारी ऐश्वर्या है जो मंदिर में सुकून से बैठी थी। एकांश जैसे ही ऐश्वर्या का खूबसूरत चेहरा देखता है उसके दिल की धड़कनें रुक जाती है। एकांश को ऐसा लग रहा था जैसे वहां सब कुछ थम सा गया हो। उसे सिर्फ ऐश्वर्या दिख रही थी और किसी चीज से उसका कुछ लेना देना ही नहीं था। एकांश अपने मन में कहता है, मैंने तुम्हें कहा कहा नहीं धुलवाया, लेकिन आखिर में तुम मुझे मिल ही गई। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम जयपुर में हो तो मैं तुम्हें कब का यहाँ से ले जाता अपने पास। इतना कहकर एकांश के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। एकांश जैसे ही ऐश्वर्या के पास जाने वाला था तभी पीछे से उसे एक छोटी सी बच्ची की प्यारी आवाज आती है। वो बच्ची कहती है, अंतल अंतल। तो एकांश पीछे पलटकर देखता है कि एक 3 साल की छोटी सी बच्ची उसे बुला रही है। एकांश उसकी प्यारी सी आवाज में अपने लिए अंकल सुनकर उसके पास बैठकर प्यार से उस बच्ची से कहता है, जी कहिए मिस क्यूटी। तो वो बच्ची अपनी तोतली आवाज में कहती है, अंकल आप बहुत हैंडसम हो। तो एकांश उसके गाल खींचकर कहता है, अच्छा सच में, लेकिन हमें तो आज किसी ने नहीं बताया कि हम हैंडसम हैं। एकांश ये सब हंसकर कह रहा था। तो एकांश उसके गाल खींचकर कहता है, अच्छा सच में, लेकिन हमें तो आज किसी ने नहीं बताया कि हम हैंडसम हैं। एकांश ये सब हंसकर कह रहा था। उसे देखकर इस समय कोई भी नहीं कहता कि ये वही एकांश ठाकुर है जिससे पूरा एशिया डरता है। तो एकांश उस लड़की को अपने पास वही पास के पेड़ के नीचे बैठाकर बोलता है, हाँ तो मिस क्यूटी और आप बताएं हमारे बारे में। तो वो छोटी बच्ची जिसका नाम परी था वो अपनी तोतली आवाज में कहती है,
आप न बहुत प्याले हो और आपकी स्माइल भी। जिसे सुनकर एकांश के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर थोड़ा रुककर परी एकांश से कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर एकांश शॉक हो जाता है। तो कहानी में आगे क्या होने वाला है? क्या एकांश और ऐश्वर्या दोबारा मिलेंगे? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और परी ने एकांश से ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर एकांश चौंक गया? एकांश परी के सवाल का क्या जवाब देगा? आगे की कहानी जानने के नेक्स्ट एपिसोड सुने। अब तक की कहानी में हमने पढ़ा कि ऐश्वर्या को संध्या जी पार्टी में आने से पहले कुलदेवी माँ के मंदिर में दर्शन करके आने को कहती है। ऐश्वर्या और हर्षिता दोनों मंदिर चले जाते हैं। एकांश भी उसी मंदिर में दर्शन आता है जहाँ उसे ऐश्वर्या दिखती है। ऐश्वर्या को वहां देखकर एकांश बहुत खुश होता है। तभी एक छोटी सी बच्ची आकर एकांश से बातें करने लगती है। इतने में ऐश्वर्या मंदिर से चली जाती है और एकांश उसे ढूंढता रहता है। जब ऐश्वर्या उसे नहीं मिलती तो एकांश भी मंदिर में पूजा करके वहां से चला जाता है। अब आगे एकांश परी को अपने साथ बैठाकर कहता है, मिस क्यूटी आप हमसे और क्या कहना चाहती है? तो परी अपने प्यारे से फेस से स्माइल लाते हुए कहती है, अंकल आप बहुत क्यूट हो। फिर अपनी पलकों को झपकाकर कहती है, क्या आप मुझसे शादी करोगे? एकांश परी को बातें सुनकर शॉक हो जाता है तो परी रोने सा चेहरा बनाकर कहती है, अंकल मैं आपको क्यूट नहीं लगती। एकांश परी को बातें सुनकर शॉक हो जाता है तो परी रोने सा चेहरा बनाकर कहती है, अंकल मैं आपको क्यूट नहीं लगती। तो एकांश प्यार से उसके गाल को पकड़कर कहता है, नहीं आप तो दुनिया में सबसे क्यूट हो, लेकिन आप अभी बहुत छोटी हो इसलिए हम आपसे अभी शादी नहीं कर सकते। तो परी मासूम सा फेस बनाकर कहती है, तो क्या जब हम बड़े हो जाएंगे तो आप हमसे शादी करेंगे? तो एकांश उसे समझाते हुए कहता है, हाँ हम आपसे शादी कर लेते लेकिन। तो परी एकांश को देखकर पूछती है, लेकिन क्या? एकांश को परी की बातों में बहुत हंसी आ रही थी। वो कहता है, लेकिन हमारे पास तो एक प्रिंसेस पहले से है। तो परी उदास होकर कहती है, क्या वो हमसे भी ज्यादा क्यूट है? तो एकांश परी के गालों को पिंच करके कहता है, क्यूट तो है लेकिन तुमसे थोड़ा ज्यादा। अपने उंगली से इशारा करके बताता है। परी कहती है, तो आप अपनी प्रिंसेस से मुझे मिलवाएंगे? परी कहती है, तो आप अपनी प्रिंसेस से मुझे मिलवाएंगे? तो एकांश हल्का मुस्कुराकर कहता है, जरूर अगर वो हमें मिल गई तो हम आपको उससे जरूर मिलवाएंगे। तो परी अपने हाथ की एक उंगली निकलकर कहती है, पिंकी प्रोमिस। तो एकांश उसकी छोटी सी उंगली पकड़कर कहता है, पिंकी प्रोमिस। तभी परी की माँ वहां आ जाती है और एकांश से माफी मांगते हुए कहती है, माफ कीजिए कुंवर सा, अगर मेरी बच्ची ने आपको परेशान किया हो तो ये थोड़ी शैतान है। कहकर परी को शांत रहने का बोलती है। तो एकांश कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपकी बच्ची बहुत क्यूट है और इसके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। तो परी की माँ परी को अपने साथ लेकर चली जाती है। परी जाते हुए एकांश को बाय हैंडसम अंकल कहती है और एकांश भी उसे बाय करता है। लेकिन थोड़ी ही दूर खड़ी चार जोड़ी आंखें ये सब देख रही थी। दोनों ही शौक थे कि उनका एकांश है जो एक छोटी सी बच्ची को समझा रहा है। देव और हर्षित पूजा का सामान लेकर वापस आते हैं तो देखते हैं कि एकांश एक छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में बैठाकर उससे बातें कर रहा है। लेकिन थोड़ी ही दूर खड़ी चार जोड़ी आंखें ये सब देख रही थी। दोनों ही शौक थे कि उनका एकांश है जो एक छोटी सी बच्ची को समझा रहा है। देव अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके एकांश की तरफ देखकर हर्षित से पूछता है, बड़े भैया, जो अभी मैंने देखा क्या आपने भी देखा? तो हर्षित सिर्फ हाँ कहता है। एकांश जब उन दोनों को खुद को ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके देखते हुए देखता है तो उन दोनों के पास आकर फिर से अपने खड़ूस अवतार में आकर कहता है, चलो हमें मंदिर में पूजा भी करनी है। कहकर मंदिर के अंदर चला जाता है। एकांश मंदिर के अंदर चारों तरफ ऐश्वर्या को ढूंढता है लेकिन उसे ऐश्वर्या कहीं नहीं दिखती। तो एकांश अपने मन में कहता है,
बहुत इंतजार करवाया है तुमने मुझसे, लेकिन अब नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ कर रही रहूंगा, कहकर माता के मंदिर में पूजा करने लगता है। पूजा करते हुए देव माता रानी से कहता है, हे माता रानी, मेरे भैया हम सबकी फिक्र करते हैं लेकिन कभी दिखाते नहीं, प्लीज आप मेरे भैया की जिंदगी में उनकी केयर करने वाली भेज दो जो उनका और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखे। फिर माता को थोड़ा मस्का लगाते हुए कहता है, लेकिन मेरा थोड़ा ज्यादा, क्योंकि मैं उनका प्यारा देवर जो रहूंगा। पूजा करते हुए देव माता रानी से कहता है, हे माता रानी, मेरे भैया हम सबकी फिक्र करते हैं लेकिन कभी दिखाते नहीं, प्लीज आप मेरे भैया की जिंदगी में उनकी केयर करने वाली भेज दो जो उनका और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखे। फिर माता को थोड़ा मस्का लगाते हुए कहता है, लेकिन मेरा थोड़ा ज्यादा, क्योंकि मैं उनका प्यारा देवर जो रहूंगा। हर्षित माता से कहता है, हे माता रानी, प्लीज उस मार्केट वाली लड़की से मुझे दोबारा मिलवा दो, मैं आपको पूरे 500 नारियल चढ़ाऊंगा, कहकर माता को मनाने लगा। दरअसल जब देव और हर्षित दोनों प्रसाद लेने बाजार गए थे तभी हर्षित का एक लड़की पर पहली नजर में दिल आ गया था। हर्षित उससे कुछ भी बोल पाता उससे पहले ही वो लड़की वहां से कहीं गायब हो गई और फिर हर्षित को नहीं मिली। एकांश माता से कहता है, माँ, अगर आपने मुझे दोबारा उससे मिलवाया है तो आगे भी आप ही हमारे प्यार की साक्षी बनेगी। तीनों ही माता की पूजा करके पंडित जी से प्रसाद लेकर मंदिर से बाहर आ जाते हैं। लेकिन एकांश और हर्षित के दिल का हाल बस वही दोनों जानते थे। तीनों ही दोबारा अपनी कार में बैठकर अपनी मंजिल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद एकांश की कार और उनके साथ जो कार थी एक बड़े से महल के सामने आकर रुकती है। देव महल की सजावट और खूबसूरती को देखकर कहता है, वाह, ये कितना सुंदर महल है और इसकी सजावट तो और भी खूबसूरत है। एकांश की कार और उनके साथ जो कार थी एक बड़े से महल के सामने आकर रुकती है। देव महल की सजावट और खूबसूरती को देखकर कहता है, वाह, ये कितना सुंदर महल है और इसकी सजावट तो और भी खूबसूरत है। तो हर्षित उसे कहता है, क्यों ना हो, आखिर यह जयपुर के राजा जय प्रताप सिंह का महल है। तो देव कहता है, अच्छा, तो यही जयपुर का राज पैलेस है। तो हर्षित कहता है, हाँ। उनकी रोज रॉयल कार महल के अंदर आकर रुकती है। एकांश देखता है पूरे महल की सिक्योरिटी बहुत ही कड़ी है। वो तीनों महल के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ ऐश्वर्या, हर्षिता और कार्तिक जैसे ही महल में पहुंचते हैं तो संध्या जी तीनों को तैयार होने का कहकर नीचे मेहमानों को देखने चली जाती है। तो तीनों अपना सर हाँ में हिलाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। पार्टी हॉल में सभी आए मेहमान अपनी अपनी बातों में लगे थे। तभी महल के दरवाजे से 3 हैंडसम लड़कों की एंट्री होती है तो हॉल में जितने भी लोग थे सब उन्हें देखने लगे। वहां जितने भी राजा और बिजनेसमैन आए थे सभी अपने पूरे परिवार के साथ आए थे, जिसमें उनकी राजकुमारी और राजकुमार भी थे। सभी आए मेहमान अपनी अपनी बातों में लगे थे। तभी महल के दरवाजे से 3 हैंडसम लड़कों की एंट्री होती है तो हॉल में जितने भी लोग थे सब उन्हें देखने लगे। वहां जितने भी राजा और बिजनेसमैन आए थे सभी अपने पूरे परिवार के साथ आए थे, जिसमें उनकी राजकुमारी और राजकुमार भी थे। उनसे से कुछ तो देव और हर्षित को देख रही थी। और वहां जितने भी राजकुमार थे सभी एकांश को जलन भरी नजरों से देख रहे थे, क्योंकि इस समय एकांश किसी महाराजा की तरह लग रहा था और उसके साथ उसका खतरनाक ऑरा जो उसे और अट्रैक्टिव बना रहा था। देव धीरे से हर्षित के कान में कहता है, बड़े भैया, यहाँ इतनी सारी राजकुमारी है, इन्हें देखकर तो लगता है कि एक तो भैया को पसंद आ ही जाएगी। तो हर्षित घूर कर देव को देखता है और कहता है, हम यहाँ इनकी खुशी में शामिल होने आए हैं, हमारे लिए भाभी ढूंढने नहीं, समझे। हर्षित की बात सुनकर देव अपना मुंह बना लेता है। फिर तीनों राजा जय सिंह जी के पास जाते हैं। एकांश जाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। उसके बाद देव और हर्षित भी उनके पैर छूकर कहते हैं, प्रणाम राजा सा। तो राजा जय सिंह जी तीनों को आशीर्वाद देकर एकांश को अपने गले लगाकर कहते हैं,
आखिर हमारे शेर को टाइम मिल ही गया हमसे मिलने का। वहाँ जितनी भी राजकुमारियां थी सभी एकांश की तरफ जैसे ही देखती है तो बस एकटक उसे देखती रह जाती है। वहाँ जितनी भी राजकुमारियां थी सभी एकांश की तरफ जैसे ही देखती है तो बस एकटक उसे देखती रह जाती है। उनसे से कुछ तो देव और हर्षित को देख रही थी। और वहाँ जितने भी राजकुमार थे सभी एकांश को जलन भरी नजरों से देख रहे थे। क्योंकि इस समय एकांश किसी महाराजा की तरह लग रहा था और उसके साथ उसका खतरनाक ऑरा जो उसे और अट्रैक्टिव बना रहा था। देव धीरे से हर्षित के कान में कहता है, बड़े भैया यहाँ इतनी सारी राजकुमारी है, इन्हें देखकर तो लगता है कि एक तो भैया को पसंद आ ही जाएगी। तो हर्षित घूर कर देव को देखता है और कहता है, हम यहाँ इनकी खुशी में शामिल होने आए हैं, हमारे लिए भाभी ढूंढने नहीं समझे। हर्षित की बात सुनकर देव अपना मुंह बना लेता है। फिर तीनों राजा जय सिंह जी के पास जाते हैं। एकांश जाकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। उसके बाद देव और हर्षित भी उनके पैर छूकर कहते हैं, प्रणाम राजा सा। तो राजा जय सिंह जी तीनों को आशीर्वाद देकर एकांश को अपने गले लगाकर कहते हैं, आखिर हमारे शेर को टाइम मिल ही गया हमसे मिलने का। तो एकांश शांत भाव से कहता है, ऐसा कुछ नहीं राजा सा, वो काम का थोड़ा ज्यादा है बस इसी कारण। तो एकांश शांत भाव से कहता है, ऐसा कुछ नहीं राजा सा, वो काम का थोड़ा ज्यादा है बस इसी कारण। तो जय जी कहते हैं, अरे आप हमें काका सा बोल सकते हैं, हम सब के लिए राजा है लेकिन आपके लिए आपके काका सा है। तो एकांश कुछ नहीं कहता, बस हल्का सा मुस्कुरा देता है। तभी देव थोड़ा मुंह बनाते हुए कहता है, काका सा और हम, आप तो हमें भूल ही गए। तो जय जी देव को अपने पास बुलाकर प्यार से कहते हैं, हम आपको कैसे भूल सकते हैं, आप तो हमारे प्यारे से लड्डू है। तो देव थोड़ा गुस्सा होने का नाटक करके कहता है, क्या काका साहब हम बड़े हो गए हैं, देखिए उसके साथ हैंडसम और क्यूट भी। देव की बच्चों जैसी बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। तभी हर्षित जय जी से ऐश्वर्या के बारे में पूछते हुए कहता है, राजा सा जयपुर की राजकुमारी कहीं नजर नहीं आ रही। तो जय जी जैसे हर्षित से कुछ कहने वाले थे उनकी नजर सीढ़ियों पर गई। जय जी उस तरफ इशारा करके कहते हैं, लीजिए वो रही आपकी राजकुमारी। तो जय जी जैसे हर्षित से कुछ कहने वाले थे उनकी नजर सीढ़ियों पर गई। जय जी उस तरफ इशारा करके कहते हैं, लीजिए वो रही आपकी राजकुमारी। उनके इशारा करने पर देव और हर्षित दोनों सीढ़ियों की तरफ देखते हैं। जैसे ही दोनों वहां देखते हैं दोनों की आंखें शौक के कारण बड़ी हो जाती है। दोनों हो बार बार एकांश और सीढ़ियों की तरफ देख रहे थे। आगे क्या होने वाला है कहानी में? क्या एकांश ऐश्वर्या को ढूंढ पाएगा? आखिर देव और हर्षित ने ऐसा क्या देख लिया जिससे दोनों शॉक हो गए? क्या होगा जब एकांश को पता चलेगा कि जयपुर की राजकुमारी वही लड़की है जिसे एकांश ढूंढ रहा है? हमारे चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट शेयर जरूर करें ताकि आगे की स्टोरी आप लोगों के बीच अपलोड कर सको।